नमस्कार। आज हम एक एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कवयित्री की पहेली जो अपनी पूरी जिंदगी लगभग एक कमरे में ही रहीं, दुनिया से छुपकर। लेकिन उन्होंने सफलता पर एक ऐसी कविता लिख दी जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ती है। ये जो विरोधाभास है, यही 19वीं सदी की अमेरिकी कवयित्री एमिली डिकिंसन की कहानी है। और यही विरोधाभास उन्हें इतना दिलचस्प बनाता है। उनकी जिंदगी एक बंद किताब की तरह थी, पर उनकी कविताएं उस किताब के वो पन्ने हैं जिन पर पूरी कायनात के राज लिखे हुए हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम एमिली डिकिंसन की इसी रहस्यमयी दुनिया में उतरें, उनके लिखने के खास अंदाज को समझें और उनकी एक बहुत ही मशहूर कविता सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट के हर पहलू को परत दर परत खोल कर देखें। हाँ, और ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम की साबित होगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसी, एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनकी जिंदगी की ही बात करते हैं, क्योंकि उनकी कविता को समझने के लिए उनकी जिंदगी को समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। सही बात है। तो 10 दिसंबर 1830 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स के एमहर्स्ट शहर में उनका जन्म हुआ और 1886 में उसी शहर में उनकी मौत भी हो गई। सब कुछ एक ही जगह पर। हाँ, सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने दुनिया नहीं देखी, बल्कि दुनिया को अपने अंदर देखा। हाँ, और ये बात बहुत अहम है। वो एक पढ़े लिखे और जाने माने परिवार से थीं। उनके पिता एडवर्ड डिकिंसन एक वकील और नेता थे, मतलब घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी उन्होंने ये अकेलापन चुना। हाँ, 30 साल की उम्र के बाद उन्होंने धीरे धीरे खुद को समाज से पूरी तरह काट लिया। वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थीं, मेहमानों से दरवाजे के पीछे से बात करती थीं और ज्यादातर सफेद कपड़े पहनती थीं। अच्छा। इसी वजह से उन्हें द वुमन इन व्हाइट या द मिथ ऑफ एमहर्स्ट जैसे नाम भी दिए गए। एक मिनट, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब उन्होंने लगभग 1800 कविताएं लिखीं, हजारों खत लिखे, लेकिन उन्हें किसी को दिखाया नहीं, छपवाया नहीं। तो फिर लिखने का मकसद क्या था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद कोई नाकाम मोहब्बत रही होगी या आंखों की कोई बीमारी। लेकिन ज्यादातर विद्वान अब ये मानते हैं कि उन्होंने ये एकांत खुद चुना था। ये उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनका फैसला था। शायद उन्हें लगता था कि समाज के शोर से दूर रहकर वो अपनी आत्मा की आवाज को साफ साफ सुन सकते हैं। लिखने को ही जीवन बना लिया, छपवाने को नहीं। बिल्कुल। और ये बात तो और भी हैरान करती है कि आज हम उन्हें पढ़ पा रहे हैं तो इसका सारा श्रेय उनकी छोटी बहन लेविनिया को जाता है। 100%। अगर लेविनिया ना होती तो शायद एमिली डिकिंसन का नाम इतिहास में कहीं खो गया होता। तो हुआ क्या था? एमिली की मौत के बाद लेविनिया को उनकी अलमारी में एक बंद संदूक मिला। जब उसे खोला तो उसमें से 40 हाथ से सिली हुई नोटबुक और ढेरों कागज मिले जिन पर सैकड़ों कविताएं लिखी थीं। लेविनिया समझ गईं कि ये कोई मामूली डायरी नहीं बल्कि एक खजाना है। उन्होंने इसे दुनिया के सामने लाने की ठान ली। लेकिन ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। पारिवारिक मतभेदों और उस समय की एडिटिंग की समझ की कमी के चलते उनकी सारी कविताओं को उनके असली रूप में छपने में 50 साल से भी ज्यादा लग गए। 50 साल सोचकर ही अजीब लगता है। एक जीनियस हमारे बीच था और दुनिया को पता ही नहीं चला। अच्छा, ये तो उनकी जिंदगी की बात हुई। अब जरा उनके लिखने के अंदाज पे आते हैं, जो उनकी जिंदगी जितना ही अनूठा है। हाँ, उनकी शैली। उनकी कविताओं को पढ़ते हुए दो चीजें तुरंत ध्यान खींचती हैं। एक तो शब्दों के बीच में लगे डैश और दूसरा कुछ शब्दों का कैपिटल लेटर्स में लिखा होना। ये कोई आम स्टाइल तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आम नहीं है। और ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये उनकी सोच का एक तरह से नक्शा है। वो जो डैश लगाती थीं वो सिर्फ पंक्चुएशन नहीं है। तो फिर क्या है? वो शायद वो पल हैं जहां वो सांस लेती थीं, या वो शब्द हैं जिन्हें वो कह नहीं पाईं, या शायद वो खामोशियां हैं जो शब्दों से ज्यादा गहरी होती हैं। ये उनकी कविता को एक खास लय, एक धड़कन देते हैं। और कैपिटल लेटर्स का क्या मतलब निकालें? क्या वो बस उन शब्दों पे जोर देना चाहती थी? जोर देना एक हिस्सा है, लेकिन बात उससे गहरी है। वो अक्सर उन शब्दों को कैपिटल में लिखती थीं जो किसी बड़े विचार का प्रतीक होते थे, जैसे डेथ, लव, इमोर्टैलिटी, सोल। अच्छा। ऐसा करके वो उन साधारण शब्दों को एक असाधारण वजन दे देती थीं। वो पाठक से कह रही होती थीं, रुको, इस शब्द पर ध्यान दो, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये तो कमाल है। मतलब उनका हर डैश, हर कैपिटल लेटर एक सोचा समझा फैसला था। हाँ, और एक और तकनीकी चीज है जो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है।
वो है स्लैंट राइम का इस्तेमाल। स्लैंट राइम, ये क्या है? इसे हाफ राइम या इम्परफेक्ट राइम भी कहते हैं, जहां आमतौर पर कविता में पूरी तुकबंदी होती है, जैसे रात और बात। वहीं डिकिंसन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती थीं जो पूरी तरह से मेल नहीं खाते, जैसे सोल और ऑल। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा करती क्यों थी? क्या ये कोई गलती थी? नहीं, गलती बिल्कुल नहीं। ये उनकी कला का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये अधूरी तुकबंदी उनकी दुनिया को दर्शाती है, एक ऐसी दुनिया जो अनिश्चित है, जहां जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। जहां विश्वास और संदेह के बीच हमेशा एक कश्मकश जलती रहती है। सही पकड़ा। ये अधूरी ध्वनि पाठक के मन में एक बेचैनी, एक अधूरापन छोड़ जाती है, और शायद यही वो महसूस कराना चाहती थीं। वाह, मतलब उनकी जिंदगी का अकेलापन और उनके मन का द्वंद्व सब कुछ उनके लिखने के तरीके में झलकता है। हाँ। और उनकी जिंदगी और लिखने के अंदाज का ये जो धागा है, वो उनकी सबसे मशहूर कविताओं में से एक सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट में आकर पूरी तरह से जुड़ जाता है। बिल्कुल। ये कविता 1859 में लिखी गई थी और 1878 में अ मास्क ऑफ पोएट्स नाम के एक संकलन में बिना नाम के छपी थी। सिर्फ 12 लाइनों की एक छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच छिपा है। कविता की पहली 4 पंक्तियां हैं, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, यानी सफलता का स्वाद सबसे मीठा उन्हें ही लगता है जो कभी सफल नहीं हुए। और अगली 2 पंक्तियां, टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। अमृत को समझने के लिए उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए। ये तो सीधा साधा विरोधाभास है। हाँ, और यही इस कविता का केंद्रीय विचार है, क्षतिपूर्ति या कॉम्पनसेशन। डिकिंसन कह रही हैं कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी अनुपस्थिति में ही पता चाहता है। जैसे पानी की कीमत रेगिस्तान में प्यासे इंसान से पूछिए। बिल्कुल, यहाँ नेक्टर यानी अमृत सफलता की मिठास का प्रतीक है, और ये अमृत सिर्फ उसे समझ आता है जिसे इसकी सोरेस्ट नीड यानी सबसे दर्द भरी जरूरत हो। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि जो जीतता है उसे जीत की खुशी महसूस ही नहीं होती? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। डिकिंसन ये नहीं कह रही हैं कि विजेता को खुशी नहीं होती, वो कह रही हैं कि उस खुशी की परिभाषा या उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा हारे हुए को महसूस होती है। अच्छा। विजेता के लिए वो एक घटना है, एक उपलब्धि है, लेकिन हारने वाले के लिए वो एक सपना है, एक ऐसी दुनिया जिसे वो छू नहीं सका, इसलिए वो उसकी कीमत ज्यादा समझता है। और इसी बात को समझाने के लिए वो अगले स्टैंजा में एक लड़ाई के मैदान का दृश्य दिखाती है ना? हाँ बिल्कुल। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे। यहाँ पर्पल होस्ट का मतलब शाही सेना या जीतने वाली सेना से है। तो वो कह रही हैं कि आज जिसने झंडा फहराया है उस पूरी सेना में एक भी सैनिक जीत की इतनी साफ परिभाषा नहीं बता सकता जितनी वो हारा हुआ मरता हुआ सिपाही बता सकता है। कविता की आखिरी 4 लाइनें तो दिल दहला देने वाली हैं। पढ़िए जरा। As he defeated dying, on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear. मतलब वो सिपाही जो हार गया है, जो मर रहा है, उसके कानों में दूर से आती जीत के जश्न की आवाज चुभ रही है, तकलीफ दे रही है। लेकिन वही आवाज उसे जीत का असली मतलब भी समझा रही है। उसके लिए वो सिर्फ शोर नहीं, वो उस हर चीज का प्रतीक है जो उसने खो दिया। यहाँ होस्ट शब्द का इस्तेमाल भी बहुत दिलचस्प है। आपने बताया कि इसका एक मतलब तो सेना है। हाँ, और यहीं डिकिंसन की प्रतिभा दिखती है। उन्होंने एक शब्द खेल किया है जिसे अंग्रेजी में पन कहते हैं। पन? हाँ, होस्ट का एक मतलब सेना तो है ही, लेकिन कैथोलिक चर्च में होस्ट उस पवित्र रोटी को भी कहते हैं जो ईसा मसीह के बलिदान का प्रतीक है। अरे वाह, तो एक ही शब्द से वो जीत का जश्न और हार का बलिदान दोनों का भाव एक साथ ले आती हैं। बिल्कुल, ये उनकी भाषा पर गहरी पकड़ को दिखाता है। और अगर हम इस कविता को उनकी अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें, वो खुद एक तरह से हारी हुई सिपाही थी। शोहरत की लड़ाई में तो उन्होंने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। बहुत खूबसूरत कनेक्शन है ये। वो सफलता को बाहर से देख रही थी, ठीक उसी मरते हुए सिपाही की तरह। उन्होंने अपने जीवन में कभी साहित्यिक सफलता का स्वाद नहीं चखा, शायद इसीलिए वो उसकी सबसे मीठी और सबसे सच्ची परिभाषा लिख पाई। ये कविता सिर्फ एक विचार नहीं, ये शायद उनका अपना अनुभव है। लगता तो यही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें परीक्षा के नजरिए से, तो कौन से बिंदु सबसे अहम है? देखिए, सबसे पहले तो उनका पूरा नाम, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। वो 19वीं सदी की अमेरिकी कवयित्री थीं। जन्म 1830, मृत्यु 1886।
और मृत्यु का कारण ब्राइट्स डिजीज। हाँ, ये जरूरी तथ्य हैं। और ये कि उनकी कविताओं को दुनिया के सामने उनकी बहन लेविनिया लाई। और सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट 1878 में अ मास्क ऑफ पोएट्स में छपी थी। कुल 12 पंक्तियां इसमें। और कविता का मुख्य विषय कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति। ये शब्द याद रखना बहुत जरूरी है। एक और नाम जो मुझे लगता जरूरी है वो है उनके जीवनीकार का, अल्फ्रेड हेबिगर। हाँ, उनकी किताब माई वॉर्स आर लेड अवे इन बुक्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है उनको समझने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि इसे सिर्फ तथ्यों की तरह नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। उनका एकाकी जीवन और उनकी गहरी सोच ही उनकी कविताओं की बुनियाद है। ये सारे तथ्य उनकी कविता को समझने की बस चाबियां हैं। असली खजाना तो उनकी कविताओं में ही है। आज हमने एमिली डिकिंसन के एकांत भरे जीवन, उनकी अनोखी काव्य शैली और उनकी एक बेहतरीन कविता सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट के हर पहलू को खंगालने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे एक गुमनाम जिंदगी जीने वाली कवित्री ने ऐसे विचार लिखे जो आज भी उतने ही सच और प्रासंगिक हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। डिकिंसन की कविताएं आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों हैं? शायद इसलिए कि वो हमें सिखाती हैं कि अक्सर बड़ी सच्चाइयां सीधे तौर पर नहीं बल्कि उनके विरोधाभासों और उनकी अनुपस्थिति के जरिए ही समझी जा सकती हैं। सफलता को असफलता से, रोशनी को अंधेरे से और जीवन को मृत्यु के विचार से। क्या जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी ये बात लागू होती है? सोचने वाली बात है।